जनवरी की वो सुबह कोई सामान्य सुबह नहीं थी। कोहरे ने पूरे शहर को एक सफेद कफन की तरह लपेट लिया था। हवा नहीं चल रही थी, बल्कि बर्फीले खंजर चल रहे थे जो इंसान की खाल को चीरकर सीधे रूह तक पहुंच रहे थे। पेड़ों की पत्तियों पर ओस नहीं, बल्कि कांच की तरह जमी हुई बर्फ थी। शहर के ऊंचे ऊंचे बंगलों में हीटर चल रहे थे, लेकिन शहर के उस आखिरी छोर पर जहां मजदूरों की बस्ती थी, वहां आज सन्नाटा मौत जैसा गहरा था। अजी मत जाओ, आज बाहर यमराज घूम रहा है। आपकी ये पुरानी जैकेट इस बर्फीली हवा को नहीं रोक पाएगी। देखो तो, आपके हाथ अभी से नीले पड़ गए हैं। अरे भाग्यवान, अगर मैं आज डर गया तो उन मजदूरों का क्या होगा? वो शंकर, वो बूढ़ा रहमान, कल सेठ ने उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया। 2 दिन से उनके घर चूल्हा नहीं जला है। ये ठंड उन्हें नहीं मारेगी सावित्री, ये भूख उन्हें मार देगी। गरम मटन का शोरबा उनके जिस्म में जान फूंक देगा। सावित्री काकी अपनी फटी रजाई के नीचे से एक छोटी सी पोटली निकालती हैं। ये लो, इसमें 200 रुपए हैं। मैंने अपनी दमा की दवा के लिए बचाए थे। जग्गू कसाई बहुत जालिम है, बिना पूरे पैसे लिए वो मांस की एक बोटी नहीं देगा। मेरी दवा तो फिर कभी आ जाएगी। नहीं भाग्यवान, ये तुम्हारी जान की दवा है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं ये सेवा किसके भरोसे करूंगा? अजी मेरा नाम सावित्री है, यमराज से लड़ना जानती हूँ। तुम जाओ, बस आज शोरबा इतना दमदार बनाना कि उस ठंड को हार माननी पड़े। उधर बस्ती के दूसरी तरफ 3 साए कोहरे में हिलते हुए दिखाई दे रहे थे। शंकर, बूढ़ा रहमान और छोटा जीतू। उनके शरीर पर कपड़े नहीं, बल्कि फटे हुए टाट के बोरे थे। वे काम पर जा रहे थे, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो सेठ उनकी बची हुई मजदूरी भी डकार जाएगा। रहमान चाचा, पैर जमीन पर पड़ रहे हैं या बर्फ पर, पता ही नहीं चल रहा। ऐसा लग रहा है जैसे उंगलियां कट कर गिर जाएंगी। बस चलते रहो बेटा, अगर रुक गए तो ये ठंड हमें पत्थर बना देगी। सेठ के महल की छत डालनी है आज, चाहे हमारी हड्डियों का चूरा ही क्यों ना हो जाए। चाचा, भूख लग रही है। पेट के अंदर भी वैसी ही ठंड लग रही है जैसी बाहर है। धैर्य रख जीतू, दोपहर को काका का चूल्हा जलेगा। वही 10 रुपए वाली मटन थाली हमारी आज की आखिरी उम्मीद है। बेटा जग्गू, आज थोड़ा मटन दे दे, पैसे लाया हूँ। अरे काका, आज भाव 900 रुपए है। कड़क ठंड है, माल कम है। तुम वही पुराने सिक्के लाए होगे। बेटा ये देखो, अपनी पत्नी की दवा के पैसे भी ले आया हूँ। कुल 700 रुपए हैं। थोड़ा कम दे देना, पर साफ देना, उन गरीबों का पेट भरना है। बुढ़ापे में मती मारी गई है तुम्हारी। खुद की पत्नी बिना दवा के मर रही है और तुम्हें दुनिया की फिक्र है। ये लो, 700 रुपए में सिर्फ ये हड्डियां और गुर्दे मिलेंगे। लेना है लो, वरना रास्ता नापो। कसाई ने मटन की वो थैली काका की तरफ फेंकी, जैसे किसी कुत्ते को खाना दे रहा हो। काका ने वो थैली उठाई, अपमान का घूंट पिया और अपनी साइकिल मोड़ दी। उनकी आंखों से गिरा एक आंसू उनकी सफेद दाढ़ी पर गिरते ही जम गया। काका जब घर लौटे तो उनके चेहरे पर जग्गू कसाई के अपमान की स्याही लगी थी, लेकिन सावित्री ने कुछ नहीं पूछा। वो जानती थी कि दुनिया का बाजार भावनाओं से नहीं, नोटों की गर्माहट से चलता है। उसने काका के हाथ से मटन की थैली ली और चूल्हे के पास बैठ गई। अजी तुम उदास मत हो, हड्डी हो या मांस, जब इसमें मेरी ममता और आपके त्याग का तड़का लगेगा तो ये अमृत बन जाएगा। आप जरा वो सिलबट्टा साफ कर दो। आज मसाले में काली मिर्च और सौंठ ज्यादा डाली है मैंने। ये मजदूरों की छाती में जमी बलगम को पिघला देगी। लहसुन की एक एक कली को हाथ से कूटा है ताकि उसका सारा असर इस शोरबे में उतर जाए। सावित्री, तुम सच में भाग्यवान हो। ये मसाले नहीं, तुम अपनी रूह पीस कर इसमें डाल रही हो। पर तुम्हारी दवा दवा तो ये खुशबू है। जब वो मजदूर ये शोरबा पीकर अपनी कमीज के फटे आस्तीन से मुंह पोंछेंगे और उनके चेहरे पर लाली आएगी, मेरा दमा अपने आप ठीक हो जाएगा। इधर शहर के बीचों बीच बन रहे उस आलीशान महल के सामने 3 जिंदगियां घुटने टेक रही थी। यहाँ का पत्थर सेठ के दिल से ज्यादा नरम था। सेठ जी, 2 महीने हो गए, बच्चों ने सूखी रोटी तक नहीं देखी। आज तो इतनी ठंड है कि हड्डियां चटक रही हैं। बस पुराने पैसे दे दो, हम काम छोड़ देंगे। पैसे? काम की रफ्तार देखिए अपनी। इस ठंड का बहाना बना के तुम लोग कछुए की चाल चल रहे हो। जो पैसे मांगे उसे अभी के अभी काम से निकाल दो। जाओ, किसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठो, यहाँ खैरात नहीं बट रही। हुजूर, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। कल रात ठंड ने मेरे हाथ की उंगलियां टेढ़ी कर दी हैं। दवा के लिए कुछ दे दो मालिक। दवा चाहिए तो सरकारी अस्पताल जाओ, मेरा वक्त बर्बाद मत करो। गार्ड, इन भिखारियों को गेट से बाहर फेंको। गार्ड्स ने उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया। कोहरा अब इतना घना था कि अपनी ही किस्मत दिखाई नहीं दे रही थी। शंकर की मुट्ठी में सिर्फ एक पुराना 10 का सिक्का बचा था। रहमान चाचा, ये शहर हमारा नहीं है। यहाँ की ईंटें हमारे पसीने से गीली है, पर इनका दिल पत्थर का है। चलो काका की दुकान पर, कम से कम वहाँ इंसानियत तो मिलेगी। दोपहर ढल रही थी। काका की दुकान से उठती गर्म भाप इन हारे हुए मजदूरों के लिए किसी रोशनी से कम नहीं थी। आ जाओ बेटा,
बहुत देर कर दी, शोरबा बिल्कुल तैयार है। काका जेब खाली है, बस ये 10 का सिक्का है। क्या इतने में थोड़ी गर्माहट मिल जाएगी? शरीर बर्फ की तरह जम गया है। बेटा, यहाँ पेट भरने के लिए जेब नहीं, दिल देखा जाता है। तुम बैठो, मैं रोटियां लाती हूँ। दोपहर का सूरज कोहरे की मोटी दीवार के पीछे दम तोड़ चुका था। उजाला तो था, पर धूप में कोई गर्माहट नहीं थी। काका की दुकान के बाहर बिछी फटी बोरियों पर शंकर, रहमान और जीतू हार कर बैठ गए। उनकी आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ एक खालीपन था। वो खालीपन जो तब आता है जब इंसान अपनी मेहनत का हक मांगते मांगते थक जाए। क्या हुआ बेटा, खाली हाथ लौट आए? काका, सेठ ने पैसे देने से साफ मना कर दिया। बोला ठंड का बहाना बनाकर हम काम चोरी कर रहे हैं। उसने हमें गेट से बाहर फेंकवा दिया। हमारी मेहनत की कमाई उसकी ऊंची दीवारों के सीमेंट में जम गई है। काका अजी, ये सब बातें बाद में, पहले इनके हाथ में शोरबे का कटोरा थमाओ। ये लोग ठंड से पत्थर हो रहे हैं। काका ने पीतल के पुराने कटोरे में गर्मा गर्म भाप छोड़ता हुआ मटन शोरबा निकाला और शंकर की ओर बढ़ाया। जैसे ही शंकर ने पहला निवाला लिया, मसालों की तीखी और सोंठ की गर्माहट उसके गले से होते हुए सीने में उतरी। उसकी आंखों के कोर गीले होने लगे। काका, इस शोरबे की गर्मी ने मेरे सुन्न पड़ चुके हाथों में जान फूंक दी है। उस सेठ के पास करोड़ों की दौलत होगी, पर आपके इस 10 रुपए के कटोरे जैसा सुकून उसके पास कभी नहीं होगा। तभी एक बड़ी काली गाड़ी झोपड़ी के बाहर आकर रुकी। सेठ मरोठिया अपनी साइट का मुआयना करने निकला था, पर रास्ता भटक गया। उसने नाक सिकोड़कर उस बदहाल झोपड़ी और वहाँ बैठे मजदूरों की तरफ देखा। ये क्या बदबूदार जगह है? गार्ड, इन भिखारियों को यहाँ से हटाओ, मुझे रास्ता पूछना है। सेठ जी, यहाँ कोई भिखारी नहीं है। यहाँ वो लोग हैं जिनके खून पसीने से आपका महल खड़ा हो रहा है, और जिसे आप बदबू कह रहे हैं वो मेहनत की खुशबू है जो आपके एयर कंडीशनर वाले कमरों तक कभी नहीं पहुँचेगी। तुम एक मामूली दुकानदार मुझसे ऐसे बात करोगे? जानते हो मैं कौन हूँ? मैं चाहूँ तो अभी ये झोपड़ी गिरवा सकता हूँ। मिट्टी तो आप गिरवा सकते हैं सेठ जी, पर जो दुआएं यहाँ बट रही हैं उसे आप अपने नोटों से कभी नहीं खरीद पाएंगे। आज ये 10 रुपए की थाली आपके करोड़ों के अहंकार पर भारी है। सेठ गुस्से में तमतमाता हुआ गाड़ी में बैठ गया, पर उसकी आंखों में पहली बार एक अजीब सी झेप और बेचैनी थी। वो समझ गया था कि आज उसे पैसों से बड़ी ताकत से पाला पड़ा है। अंधेरी रात और सांसों का इम्तिहान। सावित्री एक फटी हुई दरी पर लेटी है। दमे का दौरा इतना तेज है कि उसका शरीर ऐंठ रहा है। अजी, अब चूल्हा नहीं, रूह जल रही है। अच्छा हुआ उन बच्चों ने पेट भर खा लिया। अब मुझे जाने दो। नहीं भाग्यवान, मैं अभी शहर जाता हूँ, चाहे मुझे बर्फ में जमना पड़े, मैं दवा लाऊंगा। काका, आप इस उम्र में इस बर्फबारी में नहीं जा पाएंगे। साइकिल के टायर जम चुके हैं और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन काकी को ऐसे मरते भी नहीं देख सकते। रहमान चाचा, याद है शहर वाली सड़क पर एक पुरानी लकड़ी की ढकेल खड़ी रहती है? अगर हम उसे ले आए तो काकी को लिटाकर धक्का मारते हुए अस्पताल ले जा सकते हैं। उन तीनों मजदूरों ने अपनी फटी चादरें अपनी कमर से बांधी। उन्होंने एक पुराना ठेला लिया और उस पर सावित्री को लिटाया। भारी बर्फबारी और बर्फीली हवाओं के बीच वे दोनों जवान और छोटा दीनू उस ठेला को धक्का मारकर शहर की ओर बढ़ने लगे। उनके पैर भी ठंड से बर्फ जैसे जमने लगे, लेकिन सीने में उस मटन शोरबे का एहसान था। रास्ते में जहाँ सड़क शहर की ओर मुड़ती थी, वहाँ जग्गू कसाई की दुकान थी। जग्गू अपनी दुकान का शटर गिरा ही रहा था कि उसने इस अजीब जुलूस को देखा। 3 मजदूर एक औरत को लकड़ी पर लाद कर बर्फ में भाग रहे हैं और पीछे एक बूढ़ा आदमी रोता हुआ आ रहा है। काका, ये क्या पागलपन है? इस मौसम में तो परिंदा भी बाहर नहीं निकलता। हट जाओ जग्गू, आज तुम्हारे मालिक का अहंकार जीत गया। दवा के पैसे नहीं बचे, इसलिए इसे मौत के मुंह में ले जा रहा हूँ। जग्गू के कान में सेठ मरोठिया की वो बातें गूंजने लगी जो उसने शाम को कही थी। उस बुढ़िया को तड़पने दो। अचानक जग्गू का पत्थर दिल पसीज गया। उसे अपनी माँ की आखिरी रात याद आ गई। रुको, मेरी मोटरसाइकिल पीछे खड़ी है और ये लो, ये वो पैसे हैं जो तुमने शाम को मुझे दिए थे। मैं इतना गिर गया था कि एक भूखे की दुआएं बेच रहा था। काका, मुझे माफ कर दो। शंकर, इसे बाइक के बीच में बिठाओ, मैं 10 मिनट में अस्पताल पहुंचाता हूँ। शहर के सरकारी अस्पताल में जग्गू ने डॉक्टर के हाथ पांव जोड़कर सावित्री को भर्ती कराया। जब काका और मजदूर वहां पहुंचे तो सावित्री ऑक्सीजन मास्क के नीचे धीरे धीरे सांस ले रही थी। डॉक्टर ने कहा, सही समय पर आ गए, वरना ये रात आखिरी होती। काका, आज आपकी 10 रुपए वाली थाली ने सिर्फ हमारा पेट नहीं भरा, जग्गू का जमीर भी जगा दिया। सुबह की पहली किरण। अस्पताल से लौटकर काका, सावित्री और मजदूर अपनी झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। वहां पहले से ही सेठ मरोठिया अपनी महंगी गाड़ी और 2 पुलिस वालों के साथ खड़ा है। उसके हाथ में बेदखली के कागज है। स्वागत है रामलाल। सुना है रात बड़ी भारी गुजरी, पर अब ये जमीन खाली कर दो। सूरज निकल चुका है और मेरा धैर्य खत्म हो गया। सेठ, आज की सुबह की धूप में वो गर्मी नहीं है जो कल रात इन लोगों की दुआओं में थी। जमीन तुम्हारी हो सकती है,
पर इस मिट्टी की खुशबू मेरी है। अचानक आसपास के कारखानों के मजदूर, रिक्शा चलाने वाले और गरीब लोग वहाँ जमा होने लगते हैं। उनके बीच जग्गू कसाई भी खड़ा है। सेठ, कागज तुम्हारे पास होंगे, पर इस जमीन पर जो चूल्हा जलता है वो हम जैसों की उम्मीद है। कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा कि 10 रुपए वाली थाली क्या चीज है। अगर आपने इस झोपड़ी पर हाथ भी लगाया तो शहर का एक भी मजदूर आपकी फैक्ट्रियों में काम नहीं करेगा। हाँ सेठ, तुम हमें रोजी देते होगे, पर काका हमें इज्जत देते हैं। आज से हमारी मजदूरी का एक हिस्सा काका की दुकान को पक्का बनाने में जाएगा। सेठ मरोठिया ने देखा कि भीड़ उग्र हो रही है। पुलिस वाले भी पीछे हट गए, क्योंकि मामला अब कानूनी नहीं, जन आंदोलन बन चुका था। सेठ ने अपना चश्मा ठीक किया, झेपते हुए कागज मोड़े और बिना कुछ कहे अपनी गाड़ी में बैठकर धूल उड़ाते हुए निकल गया। उस दिन सिर्फ एक अमीर की हार नहीं हुई थी, बल्कि उस सोच की हार हुई थी जो मानती है कि पैसे से दुआएं खरीदी जा सकती हैं। 6 महीने बाद अब वो फटी झोपड़ी नहीं, बल्कि एक छोटा सा पक्का कमरा है। बाहर बोर्ड लगा है, रामलाल काका की 10 रुपए वाली थाली। सावित्री माँ अब पूरी तरह स्वस्थ है और मुस्कुराते हुए रोटियां सेक रही हैं। जग्गू कसाई अब अपनी दुकान से बचा हुआ गोश्त और सब्जियां सही दाम पर काका को देता है। अजी, आज तो भीड़ बहुत ज्यादा है, क्या हम सबको खिला पाएंगे? जब तक नीयत साफ है भाग्यवान, इस पतीले का शोरबा कभी खत्म नहीं होगा। याद रखना, पेट सिर्फ रोटी से भरता है, पर आत्मा दूसरों को खिलाने से भरती है। दुनिया में लोग महल बनाते हैं ताकि उनका नाम रहे, पर रामलाल काका ने एक चूल्हा जलाया ताकि कोई भूखा ना रहे। और आज भी उस शहर की सबसे महंगी चीज वो 10 रुपए वाली थाली ही है। इंसानियत किसी दौलत की मोहताज नहीं होती। एक छोटा सा नेक काम भी बड़े से बड़े तूफान का रास्ता मोड़ सकता है।